हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देख लिए थे आपका कंबशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। वो भी क्या था आपका एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही था। जो कंबशन हम लोग कर रहे थे वो बेसिकली क्या था आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही था, लेकिन वहां पे कोई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन तो करवाते ही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कुछ कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट लेकर हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन को सीमित पे मतलब किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट तक हम लोग रोकते हैं उसको, ठीक है ना। फर्दर उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देते हैं। आ रही बात समझ में। तो इस रिएक्शन को क्या करना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट मेमोराइज करना है। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे मेमोराइज करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन नहीं है आपका, ठीक है ना। अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, ठीक है ना यहाँ तक। लेकिन फिर भी आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टॉपिक, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा उस चीज को, तो ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, देखिए ध्यान से वहां पे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं CH4 मीथेन प्लस O2, ऑक्सीडेशन करना है यहाँ पे O2 लेना जरूरी है। यहाँ पे कॉपर के साथ में इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है ना। कॉपर से क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, तो यहाँ बनता है आपका क्या मीथेनॉल। तो क्या बोलते हैं हम लोग मीथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग यहीं पे CH4 प्लस O2 लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, यहाँ बनता है आपका क्या मीथेनल, मतलब फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनल, ठीक है। ये सब डायरेक्ट रिएक्शन याद करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है CH3 प्लस O2 और यहाँ पे हम लेते हैं क्या मैंगनीज डाई एसीटेट MnOAc2, हीट किया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3COH इथानोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इथानोइक एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा चौथा यहाँ पे देखिए दाम से यहाँ पे ये क्या आपका 3 डिग्री वाला है, चेक कीजिए। ये जो कार्बन है क्या आपका 3 डिग्री है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 डिग्री हो मतलब ये जो H आपका क्या है 3 डिग्री H है, ये H क्या आपका 3 डिग्री H है। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या KMnO4, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे KMnO4। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे C और H के बीच में क्या होगा एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पे CH3OH, ये बन जाएगा यहाँ पे। ये भी क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अरे बात समझ में यहाँ तक। ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम पर मैंगनेट, पोटासियम पर मैंगनेट है ये, ठीक है ना। और ध्यान रखना है ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। केवल और केवल क्या होगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन ही क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं CH3H CH2CH3 KMnO4 लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा CH जो होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। CH3OH CH2CH3, चेक कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ पहला कॉपर लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा मिथेनॉल, ठीक है ना। मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे, ये क्या आपका मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा मीथेनॉल। MnOAc मैंगनीज डाई एसीटेट, यहाँ पे क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड, मैंगनीज डाई एसीटेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। KMnO4 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अरे बात समझ में क्लियर है। ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीजन, केवल और केवल 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज होगा। अरे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आइसोमेराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, नाम से स्पष्ट है कि आइसोमर का बनना है। कैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है आपका आइसोमर का बनना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम रिएजेंट जो लेते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। एनहाइड्रस AlCl3 होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 HCl। ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है ना। तो इसका आइसोमर्स क्या होता है आइसोब्यूटेन, बस वो आपको बना देना है यहाँ पे CH3 ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे कंपाउंड होगा उसका क्या करना है सीधे आइसोमर्स बना देना है। इसका तो एक ही पॉसिबल है, जिसका एक से ज्यादा पॉसिबल वो भी बनाना है आपको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या पेंटेन, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 HCl। तो ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन दोनों बन जाएगा। अब वहां पे ऑप्शन में चेक करना है कि क्या दोनों दिया है, मोर देन वन होगा तो दोनों टिक करेंगे, अगर सिंगल चॉइस होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, कोई ना कोई एक होगा, या तो आइसोपेंटेन होगा या तो नियोपेंटेन होगा। अरे बस समझ में क्या करना, कुछ नहीं, सीधे इसका आइसोमर्स बना देना है। एनहाइड्रस AlCl3 होगा, सीधे क्या करना है इसका अल्केन का क्या करना है आपको सीधे आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अरे बात समझ यहाँ तक। मान लीजिए ये दिया हुआ है तो क्या करना है नॉर्मल ब्यूटेन बना देना है, या ये देगा आपको ये क्या है आइसोपेंटेन ना, ये क्या है आपका आइसोब्यूटेन, और ये क्या है आपका आइसोपेंटेन, और ये क्या है आपका नियोपेंटेन। तो बस सीधे ये देगा तो ये बना देना है और ये बना देना है, ये देगा तो ये प्लस ये बना देना है, ठीक है ना। ये देगा तो ये बना देना है। क्लियर है यहां तक, इसको नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट सेशन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन नाम से स्पष्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा, ठीक है ना, बेंजीन है तो 6 कार्बन होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा नॉर्मल हेक्सेन लेना होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन, और यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है देखिए यहाँ पे Cr2O3 हो सकता है, ठीक है ना, Cr2O3 हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है MO2O3 हो सकता है, या तो V2O5 हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है, या तो मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड हो सकता है, या तो वैनेडियम का ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है आपका ना डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है। मतलब क्या करता है ये H2 गैस को वहां से बाहर निकालता है, H2 को बाहर निकालता है, H को खींचता है, और ये सब जो होता है ना वो क्या होता है आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या बेंजीन, क्या बनेगा यहाँ पे आपका बेंजीन बनेगा, ठीक है ना। पहले कि यहाँ पे क्या हुआ देखिए यहाँ पे यहाँ से H और यहाँ पे साथ में 4 मोल H2 गैस बाहर निकला, 4 मोल H2 गैस बाहर, कैसे समझिए ध्यान से। यहाँ से H डॉट बाहर निकला, मैं क्या बोला ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, दोनों रिंग जुड़ के क्या बना देगा रिंग बना देगा। यहाँ पे देखिए जानते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा मैं समझा रहा हूँ इसको अलग से। पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये दोनों बाहर निकलते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा,
ठीक है ना। पहले यहां से यहां में एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, फिर H2 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, H2 को हटाए तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है ना। तो H2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। चेक कीजिए कितना मोल H2 बाहर निकला, 1 2 3 और ये 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये क्या है आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है ये ध्यान रखना है आपको, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड है, ठीक है ना। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सब क्या आपका ऑक्साइड है। इसको लेते हैं, ये सब क्या होता है आपका डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये सब आपका डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट। ये सब क्या होता है आपका डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना हाइड्रोजनेशन, वहां पे क्या होता है, मतलब हम लोग H2 को जोड़ते हैं उसमें, ठीक है ना। तो वहां पे H2 लेते हैं, निकल लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है हाइड्रोजनेशन होता है वहां पे। अरे बात समझ में। तो ये क्या आपका नॉर्मल हेक्सेन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉर्मल हेप्टेन लेते हैं, CH3 CH2 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 4 5 6 7, और यहाँ पे हम लोग यही रिएजेंट लेते हैं। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, एक यहाँ से H निकलेगा, एक यहाँ से H निकलेगा, रिंग बनेगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, एक मिथाइल लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपका टॉलिन बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग टॉलिन। तो ध्यान रखना है क्या बोलते हैं हम लोग टॉलिन। यहाँ पे क्या बना आपका बेंजीन, ठीक है ना। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या लेते हैं, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम, ठीक है ना। लेकिन इसको हीट करते तो यहाँ पे क्या बनता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और आइसोमेराइजेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं वहां पे एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सीधे क्या करना है आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर देना है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से क्या होता है वहां पे, क्या बनता है प्रोडक्ट, अगर मीथेन लेते हैं कॉपर लेते हैं, मीथेन कॉपर लेते हैं वहां पे तो मिथेनॉल बनता है। मीथेन लेते हैं और ठीक है ना, और वहां पे हम लोग क्या लेते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं वहां पे तो क्या बनता है आपका मिथेनॉल बनता है। और वहां पे हम लोग क्या लेते हैं इथेन लेते हैं, इथेन लेकर हम लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे क्या बनता है आपका इथेनोइक एसिड बनता है। और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं टर्सरी 3 डिग्री लेते हैं, मतलब आइसोब्यूटेन लेते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आइसोब्यूटेन लेंगे वहां पे 3 डिग्री H होना चाहिए जिसके पास में, वहां पे KMnO4 लेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन विथ एस्टीम। नॉर्मली तो अल्केन जो होता है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, स्टीम का मतलब होता है हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है ना। हम यहाँ पे लेते हैं क्या CH4, ठीक है ना, वाटर, ये स्टीम फॉर्म में है, ठीक है ध्यान रखना ये किस फॉर्म में है स्टीम फॉर्म में। और यहाँ पे लेते हैं निकेल, ठीक है ना, निकल कैटलिस्ट। लेकिन इसको हीट करते थे यहाँ पे क्या बनता है आपका CO प्लस H2 बनता है यहाँ पे, ठीक है। CO प्लस यहाँ पे क्या बनता है आपका H2 गैस, ये बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे क्या आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको हैलोजनेशन ऑफ अल्केन है, और एक ध्यान रखना है एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं हर एक साल, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बात करते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट में बात करेंगे वो क्या होगा आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है।
क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अरे बात समझ में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो अल्केन होता है उसमें क्या होता है आपका एक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है वहां पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जो अल्केन होता है वो क्या होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो वहां पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और बहुत तरह का आता है, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है ना। फिर इंड्यूस डाइपोल ऐसे करके आता है, वहाँ पे 5 तरह के होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो कहने मतलब क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल तभी वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे एक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। अरे बात समझ में। हाँ, इन लास्ट जो होता है वो इंड्यूस डाइपोल, इंस्टैंटेनियस डाइपोल ऐसा कुछ करके होता है। इंड्यूस डाइपोल, इंस्टैंटेनियस डाइपोल ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है ना। तो भी 5 तरह के होते हैं वहां पे क्या आपका वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है आपका, जो अल्केन है ना वो भले ही नॉन पोलर है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है वहां पे, एक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट करने का मतलब क्या होगा, कि दो मॉलिक्यूल को क्या करना है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। अरे बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा जाता है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा उसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में। दूसरा हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अब मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो क्या करेंगे फिर वहां पे। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अरे बात समझ में। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा वहां पे। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। तो क्या है कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसी को तोड़ना है हमें, एनर्जी देकर। तोड़ देंगे तो वेपर बन जाएगा आराम से वो। अरे बात समझ में। तो ध्यान रखना कि पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वान डेर वाल्स force of attraction, van der Waals force of attraction, and van der Waals force of attraction is directly proportional to molecular weight। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया यहाँ पे। अरे बात समझ में, पहला। दूसरा, अगर यहाँ पे इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या है यहाँ पे सेम है, उस केस में क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कांटेक्ट एरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और यही हो जाता है क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो उसके इसमें क्या होगा, कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। और कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो वहां पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या CH3 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 CH3, ठीक है ना। देखिए क्या ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, चेक कीजिए इसको। क्या ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, स्फेरिकल है। यहाँ पे इतना कांटेक्ट एरिया है, यहाँ पे ये कांटेक्ट एरिया है। तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा तो इतने पार्ट से जुड़ा होगा, सोचिए जरा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, कांटेक्ट एरिया कम है, तो इसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो बताइए यहाँ पे किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहले क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। फिर समझ क्या चेक करेंगे वहां पे हम लोग, फिर उसमें ब्रांचिंग चेक करेंगे, ठीक है ना। देखता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या चेक करेंगे वहां पे, ब्रांचिंग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5 5 सबके सब 5 है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ब्रांचिंग चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए जानता यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा उसमें है, इसका यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर उसका। यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8 वाला है, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हम चेक नहीं करेंगे। फिर किसका चेक करेंगे यहाँ पे आपका ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 वाला है, ये 6 वाला है और ये 4 वाला, यानी कि यहाँ पे सेकेंड का ज़्यादा होगा, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8 वाला है। ब्रांचिंग चेक करेंगे, तो यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है 2 में, यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है और यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो ब्रांचिंग चेक कीजिए, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ पे कम ब्रांचिंग है, यानी कि थर्ड का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा, फिर सेकेंड का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। यहाँ पे है डेंसिटी। ध्यान रखना है कि जो अल्केन का जो डेंसिटी होता है, ठीक है ना, तो जो रेंज होता है 0.1 to 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है ना, मतलब वाटर से भी कम है इसका डेंसिटी। तो क्या होता है कि जो अल्केन होता है ना, वो वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करते रहता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है कि अल्केन विल फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है ना, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। इसे कितना है, 0.1 to 0.9, मतलब वाटर की डेंसिटी से कम है इसका डेंसिटी। अरे बात समझ में कोई दिक्कत, इसलिए वो डूबेगा नहीं, इसलिए अल्केन क्या होगा आपका, वाटर पे फ्लोट करेगा। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है, ये डेंसिटी है। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल। ठीक है ना, घुलना। देखता हूँ यहाँ पे जो अल्केन होता है वो क्या होता है आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है ना, अल्केन क्या होता है यहाँ पे आपका, नॉन पोलर। और वाटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है आपका, पोलर। वाटर इज अ पोलर। तो आपको पता होगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो यहाँ पे अल्केन है ना, अल्केन क्या होता है आपका, पोलर होता है। और वाटर क्या है यहाँ पे, सॉरी अल्केन क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर, और वाटर क्या है यहाँ पे आपका, पोलर। ठीक है ना। तो कभी भी, और ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये आप लोग पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या आपका नॉन पोलर, ये क्या आपका पोलर। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, कौन, अल्केन वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है ना, वाटर क्या होता है यहाँ पे, अल्केन क्या होता है आपका, वाटर में क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन यही चीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व कर जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन पोलर के आसपास होता है। ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अल्केन इज insoluble in water due to its non-polar but soluble in non-polar सॉल्वेंट। लेकिन क्या होगा आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा आपका, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए सो अल्केन्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अल्कन क्या बोला जाता है यहाँ पे आपका? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है ना। अरे बात में हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब इसको वाटर से एलर्जी हो, वाटर से नफरत हो। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब नफरत, ठीक है ना। तो एलर्जी मतलब वाटर से जिसको नफरत हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। इसलिए ध्यान रखना है कि अल्केन जो होता है वो क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये क्या आपका नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। और वाटर क्या होता है आपका? पोलर होता है, इसलिए कभी भी नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा वहां पे। आगे बात समझ में आता है? क्लियर है? तो ये आपका क्या? सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे बचता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, वो लास्ट है, खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे फोर्थ आपका क्या है? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। एक बात आपको ध्यान रखिएगा, C1 टू C4 जो मेंबर होता है ना, ठीक है ना, C1 टू C4 सबके सब क्या होते हैं आपके? गैस होते हैं। और C5 टू C17 क्या होता है आपका? सबके सब यहाँ लिक्विड होता है। और C18 एंड ऑनवर्ड सबके सब क्या होता है आपके? वैक्सी सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जिसका क्रिस्टल लैटिस बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल, अब कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो उसका क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उसका पैकिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है ना, तो जो पैकिंग होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। तो उस पैकिंग को, जिसका पैकिंग बहुत ही स्ट्रांग होगा, उस पैकिंग को तोड़ने के लिए वहां पे एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। और जिसका पैकिंग लूज है उसको तोड़ने में एनर्जी क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इन जनरल कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ना, इन जनरल बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा हमको एटम को पिघलाना पड़ेगा। मेल्ट मतलब क्या? पिघलाना, ठीक है ना। ज्यादा एटम को पिघलाना पड़ेगा तो वहां पे एनर्जी हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा रूल सब जगह नहीं लगता है, ठीक है ना। बताऊंगा कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन है चीजों को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है यहाँ पे आपका? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इन जनरल, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ऑड वाले जो होते हैं ना ग्रुप, जो ऑड वाले अल्केन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू द इवन वाले। क्यों? देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड अल्केन इज लेस देन इवन अल्केन। ऐसा क्यों होता है? सुनिएगा। ऑड अल्केन जैसे मान लीजिए 5 7 ऐसे मानते हैं यहाँ पे क्या कि हम ये 5 कार्बन का ले लिए, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे जो ऑड अल्केन में जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये, ठीक है ना। इवन में क्या होगा आपका? ये इवन है। और फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिपल्सन बिटवीन टू मिथाइल। क्या होगा? यहाँ पे रिपल्सन होगा दोनों मिथाइल, दोनों मिथाइल में। क्यों? क्योंकि दोनों आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जिसकी रिपल्सन वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रैक्शन फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि तो वहां पे हमें एनर्जी भी कम देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड अल्केन क्या होता है आपका? कम होता है किसके कंपेयर में? आपका इवन अल्केन के कंपेयर में। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे ये इवन अल्केन है, इसमें क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि ये सिमेट्रिकल पैकिंग है इसका। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों?
ये दोनों मिथाइल आमने सामने नहीं है, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैकिंग बहुत अच्छा होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये। और बात समझ में, ये क्या आपका सिमेट्रिकल पैकिंग बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि दोनों मिथाइल आमने सामने नहीं है, दोनों मिथाइल बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ चुका है। और बात समझ में, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका अट्रैक्शन, इसलिए इवन रखने का यहाँ पे क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, C5H12, C6H14, ठीक है ना, C7H16, C8H18। अरे बात समझ में, यहाँ पे हम लोग कर दें क्या, C9H20, C10H22, ये कर दें। तो देखिए यहाँ पे ये अब क्या आपका इवन अल्केन है, ये क्या आपका इवन अल्केन क्या होगा, ये ऑड वाला है, इससे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये भी ऑड वाला है, इससे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इवन अल्केन का अपने अगल बगल वाले से क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ये इवन अल्केन है तो इससे क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ये इवन, इससे क्या होगा आपका ज्यादा होगा। C8H18 का, C10H22 का इवन है, इसका ज्यादा होगा। आप पूछ रहे सर कि C9H22, H9H20 एंड C7H16, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या आपके ऑड वन, तो यहाँ पे ऑड जब होगा यहाँ तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सन तो होने वाला ही है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए इसका ज्यादा होगा किससे, C7H16 से। तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं सर कि C9H20 एंड C6H14 में किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो C9H20 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C6H14। सर ये तो इवन वाला था और ये तो ऑड वाला है। जी हाँ, ये ऑड वाला है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा बढ़ गया। देखिए 3 कार्बन का अंतर यहाँ पे, सीधे मैंने बोला था अगल बगल वाले एटम अगर होंगे, कार्बन एटम होंगे तो उनसे ज्यादा होगा। मतलब ये जो है ना, ये इवन वाला है और ये क्या है आपका ऑड है, और ये भी क्या है आपका ऑड है। तो ये क्या अगल बगल वाला है, ठीक है ना। अब इतना नहीं, इतना डिस्टेंस बढ़ा दिया तब हम कंपेयर करें, नहीं तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे। अरे बात समझ में, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए C7H16, C8H18 और C9H20 में किसका ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, C8H18 का ज्यादा होगा। उसके बाद ये इसका ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, दोनों दोनों क्या आपके और हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे तो C9H22 और C7H16, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो ये आपका ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत यहाँ से क्लियर है। आगे बात जैसे यहाँ पे C5H12 है, ठीक है ना, और यहाँ पे C7H16, बताइए दोनों में ज्यादा किसका होगा, दोनों ऑड है। यहाँ पे किससे चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से चेक करेंगे, ठीक है ना। C5H12 और C8H18 में किसका ज्यादा होगा, तो ये इवन वाला है, ये ऑड वाला है। इवन वाला है तो हम जानते हैं इवन में ज्यादा ही होता है, और साथ में मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। चेक कीजिए, साथ में उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ से क्लियर है। आगे बात समझ में, तो ये था आपका क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी सब आपका कंप्लीट हो गया। अल्केन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अगले क्लास में हम बात करेंगे क्या, अल्कीन, ठीक है ना। अल्कीन में भी हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं पहले ही, जिससे में याद कीजिए आप लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन या डी हैलोजनेशन रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा आपका बर्स्ट रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, वहां पे अल्कीन बनाते हैं। तो मैं बताऊंगा, उसी के अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये खत्म होने के बाद आपका क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में हम लोग एचएक्स का एडिशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एचएक्स का एडिशन पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वहां पे आपका वाटर का भी एडिशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, Br2 का एडिशन पढ़ चुके हैं। तो ये लगभग अल्कीन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और उसमें जो कुछ रिएक्शन है जो हम लोग आगे अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए इसको।